दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक मॉरल स्टोरी है। और दोस्तों, कहानी जो है बहुत ही ज़्यादा एक कह सकते हैं भावनात्मक कहानी है, इमोशनल कर देने वाली कहानी और बहुत ही प्यारे एक मॉरल के साथ, संदेश के साथ ये कहानी है। कहानी सुनने में आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा आज की स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द लेसन टॉयज़ टॉट। क्या मतलब हुआ दोस्तों? TEACH, टीच मतलब पढ़ाना, और ये सेकंड फॉर्म है TAUGHT, टॉट। लेसन का मतलब सबक। द लेसन टॉयज़ टॉट मतलब कि वो सबक जो खिलौनों ने सिखाया। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। और आज की स्टोरी में दोस्तों आपको बहुत सारे एडवांस लेवल के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप उन्हें नोट ज़रूर करें। और उसके अलावा यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगे तो आप इसे लाइक ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। देयर वॉज आ वेरी टैलेंटेड आर्टिस्ट। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये एक सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर वॉज या वर्ब का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाते हैं। इस तरह के वाक्यों को सिंपल पास्ट का वाक्य कहते हैं। और इस तरह के वाक्यों में कभी भी वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। और यदि इस तरह के वाक्य देयर से शुरू होते हैं तो उसके अंदर देयर का कोई अलग से मतलब नहीं निकाला जाता है। टैलेंटेड एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है प्रतिभाशाली। तो क्या अर्थ हुआ? देयर वॉज आ वेरी टैलेंटेड आर्टिस्ट। एक बहुत प्रतिभाशाली कलाकार था। हिज हैंड्स वर गिफ्टेड। और जो उसके हाथ थे वो बहुत कुशल थे। हिज हैंड्स वर गिफ्टेड। ही वुड टर्न आ crooked rough piece of wood into a beautiful object of art and artistic figure। क्या अर्थ हुआ? he would turn। तो सो टर्न का मतलब होता है बदल देना, और crooked एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा। he would turn a crooked rough piece of wood into a beautiful object मतलब वह एक टेढ़ी मेढ़ी जो एक पीस होता था, टुकड़ा होता था लकड़ी का, उसे वो बदल देता था into a beautiful object, एक सुंदर वस्तु के रूप में, ऑफ आर्ट कला के सुंदर वस्तु के रूप में उसको बदल देता था, एन आर्टिस्टिक फिगर और एक आर्टिस्टिक मतलब एक कलाकृति के रूप में। द वुड वॉज द बेस ऑफ हिज आर्ट। और जो लकड़ी थी वो उसकी कला का बेस था, मतलब जो उसका जो बेस था, जो उसका आधार था वो लकड़ी थी। ही क्रिएटेड लवली वुडन टॉयज़। और दोस्तों, ये जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। क्रिएट मतलब बनाना, उत्पन्न करना, सेकंड फॉर्म क्रिएटेड। ही क्रिएटेड लवली ब्यूटीफुल वुडन टॉयज़ मतलब वह सुंदर प्यारे लकड़ी के खिलौने बनाता। वुडन आइडल्स लकड़ी की मूर्तियाँ। आर्टिकल्स मतलब कि वस्तुएं। एंड अदर शो पीसेस और दूसरी जो शो पीस होती थी वो उनको बनाता। हिज हाउस वॉज फुल ऑफ हिज आर्ट क्रिएशंस। जो उसका घर था वॉज फुल ऑफ हिज आर्ट क्रिएशंस, वो कलाकृतियों से भरा हुआ था। विच मेड हिज होम लुक लाइक अ म्यूज़ियम। जो उसके घर को एक म्यूज़ियम की तरह, मतलब एक म्यूज़ियम की तरह उसके घर को संग्रहालय की तरह दिखाते थे। लुक मतलब दिखना। जो उसके घर को एक संग्रहालय की तरह दिखाते थे। म्यूज़ियम ऑफ टॉयज़ मतलब जो उसके घर को एक खिलौनों के संग्रहालय के रूप में दिखाते थे। एंड ही वॉज नॉट ग्रीडी। और दोस्तों, ये जो वाक्य है ये भी सिंपल पास्ट का वाक्य है जहाँ पर वॉज का यूज़ हेल्पिंग ऑफ के रूप में किया गया, साथ में एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाए गए। ग्रीडी का मतलब होता है लालची। एंड ही वॉज नॉट ग्रीडी और वह लालची नहीं था। पीपल कोड गेट हिम मेक एनीथिंग। जो लोग थे वो उससे कुछ भी बनवा सकते थे। एंड पे और उसको पे कर सकते थे, मतलब उसको पैसे दे सकते थे। वट एवर दे कुड अफोर्ड, जो भी वो सहन कर सकें। अफोर्ड का मतलब सहन करना। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? पीपल कुड गेट हिम मेक एनीथिंग
एंड पे वॉट एवर दे कुड अफोर्ड, और जो लोग थे वो उससे कुछ भी करवा सकते थे, कुछ भी बनवा सकते थे, और उसको वो जो चाहें वो कीमत उसको वो मतलब जो कीमत वो अफोर्ड कर सकें, सहन कर सकते हैं, वो उसको दे सकते थे। हिज वर्क गेव हिम बाउंडलेस जॉय, और दोस्तों ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया। गिव मतलब देना, सेकंड फॉर्म गिव, और बाउंडलेस का मतलब होता है असीम। हिज वर्क गेव हिम बाउंडलेस जॉय, जो उसका काम था वो उसको असीम आनंद देता था, एंड सेटिस्फैक्शन और संतुष्टि। और दोस्तों सेटिस्फैक्शन मतलब संतुष्टि, तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? हिज वर्क गेव हिम बाउंडलेस जॉय एंड सेटिस्फैक्शन, उसका काम उसको असीम आनंद और संतुष्टि देता था। चलिए आगे देखिए। वन डे आ वेरी पुअर मैन केम टू हिम विद एन अगली लॉग ऑफ वुड एंड सेड, सर, I am a very poor person. I cannot buy toys made by you from the market for my child. दोस्तों ये बड़ा सेंटेंस है, इसको मैं थोड़ा थोड़ा करके ट्रांसलेट करूँगा, और ये जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया है। वन डे मतलब एक दिन, अ वेरी पुअर मैन एक बहुत गरीब आदमी, केम टू हिम उसके पास आया, विद एन अगली लॉग ऑफ वुड। दोस्तों लॉग का मतलब होता है लकड़ी का, मोटी लकड़ी का लट्ठा उसे लॉग कहते हैं, और अगली का मतलब होता है कुरूप भद्दा। तो क्या अर्थ हुआ कि एक दिन एक बहुत गरीब आदमी उसके पास एक लकड़ी का मतलब कि एक भद्दी मतलब बेकार सी जो लकड़ी थी उसके लट्ठे को लेकर आया। एंड सैड और कहा, सर श्रीमान, आई एम अ वेरी पुअर पर्सन, मैं एक बहुत गरीब व्यक्ति हूँ। आई कैन नॉट बाय टॉयज़, मैं उन खिलौनों को नहीं खरीद सकता, मेड बाय यू। आई कैन नॉट बाय टॉयज़ मेड बाय यू मतलब मैं आपके द्वारा बनाए गए खिलौनों को नहीं खरीद सकता, फ्रॉम द मार्केट बाज़ार से, फॉर माई चाइल्ड अपने बच्चे के लिए। तो दोस्तों इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि एक दिन एक बहुत गरीब आदमी एक ख़राब सी लकड़ी लेकर उसके पास आया, और उसने कहा कि श्रीमान, मैं गरीब इंसान हूँ और मैं आपके द्वारा बनाए गए खिलौने जो हैं वो बाज़ार से अपने बच्चे के लिए नहीं खरीद सकता। बट ही इज़ आस्किंग फॉर टॉयज़ मेड बाय यू ओनली। दोस्तों आस्क का मतलब मांगना, आस्क का मतलब पूछना, और आस्क फॉर का मतलब होता है मांगना। तो आप इसे नोट कर लीजिए। और ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस का वाक्य है जहाँ पर इज एम आर के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज़ किया जाता है। और उसने आगे क्या कहा? बट लेकिन ही इज़ आस्किंग फॉर टॉयज़ मेड बाय यू ओनली, लेकिन वह खिलौने मांग रहा है, मेड बाय यू ओनली मतलब जो सिर्फ आपके ही द्वारा बने हुए हैं वो उन खिलौनों को मांग रहा है। आई ब्रॉट दिस लॉग होपिंग यू वुड काइंडली मेक सम टॉयज़ फॉर हिम। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई जाती है, ब्रिंग मतलब लाना, सेकंड फॉर्म ब्रॉट। तो उसने आगे क्या कहा? आई ब्रॉट दिस लॉग मतलब मैं इस लकड़ी के लट्ठे को लाया, होपिंग मतलब इस आशा से, उम्मीद से, यू वुड काइंडली मेक सम टॉयज़ मतलब आप कृपया करके आप कुछ खिलौने बनाएं, फॉर हिम उसके लिए। आई शैल बी ग्रेटफुल टू यू, ग्रेटफुल का मतलब होता है आभारी, किसी का एहसानमंद होना। तो उसने क्या कहा? आई शैल बी ग्रेटफुल टू यू फॉर एवर, फॉर एवर मतलब हमेशा, मैं हमेशा आपका एहसानमंद रहूँगा, मैं हमेशा आपका आभारी रहूँगा। दिस पुअर मैन हैज़ नथिंग टू ऑफर इन रिटर्न सर। और उसने आगे क्या कहा? दिस पुअर मैन मतलब इस गरीब आदमी के पास, हैज़ नथिंग टू ऑफर इन रिटर्न मतलब उसने आगे क्या कहा कि इस गरीब आदमी के पास बदले में देने के लिए कुछ भी नहीं है श्रीमान। और ऑफर मतलब होता है किसी को देना। तो उसने क्या कहा कि श्रीमान, इस गरीब आदमी के पास इन रिटर्न मतलब कि बदले में कुछ देने के लिए नहीं है। नाउ अब इट इज़ अप टू यू, ये आपके ऊपर निर्भर है। चलिए आगे देखिए। द आर्टिस्ट टुक दैट लॉग फ्रॉम हिम एंड किस्ड इट। दोस्तों ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है। टेक मतलब होता है लेना, सेकंड फॉर्म टुक। द आर्टिस्ट टुक दैट लॉग फ्रॉम हिम मतलब कि कलाकार ने टुक दैट लॉग उस लट्ठे को ले लिया, फ्रॉम हिम उससे उस लट्ठे को ले लिया, एंड किस्ड इट, किस का मतलब है चूमना, और उसने उसको चूमा। ही टच्ड इट विद हिज फोरहेड, टच मतलब स्पर्श करना, छूना, उसने उसको छुआ अपने फोरहेड अपने माथे से, एंड रिप्लाइड और उसने जवाब दिया, आई विल सर्टेनली डू इट। सर्टेनली का मतलब निश्चित पक्का। तो उसने क्या कहा? आई विल सर्टेनली डू इट, मैं इसको निश्चित रूप से इसको मैं करूँगा, मैं इसको ज़रूर करूँगा।
इट हैज़ द सपोर्ट ऑफ ए चाइल्ड्स विश बिहाइंड इट। दोस्तों यहाँ पर देखिए चाइल्ड के बाद एपिस्ट्रोफी एस है, जिसका अर्थ होता है काकी के। जब हम किसी नाम या व्यक्ति के साथ को जोड़ते हैं तो एपिस्ट्रोफी एस का यूज़ किया जाता है। और आप इस लाइन का मतलब को समझ लीजिए, बहुत अच्छा मतलब है इसका। उसने आगे क्या कहा, इट हैज़ द सपोर्ट ऑफ ए चाइल्ड्स विश बिहाइंड इट। उसने क्या कहा कि इसके पीछे एक बच्चे की इच्छा का सहारा है, मतलब सपोर्ट है। एंड हिज टेंडर इमोशंस, और उसके जो टेंडर मतलब मासूम, और जो उसके मासूम भावनाएं हैं उसका। आई विल डू इट, मैं इसे करूँगा। बिफोर एनीथिंग एल्स, किसी भी काम से पहले मैं इसको करूँगा। यू नीड नॉट वरी एट ऑल, एट ऑल मतलब बिल्कुल भी, आपको चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। कम टुमारो, कल आना। एंड योर चाइल्ड्स टॉयज़ विल बी रेडी फॉर यू टू टेक होम। तो उसने आगे क्या कहा, कम टुमारो, कल आप आना। एंड योर चाइल्ड्स टॉयज़, और आपके बच्चे के खिलौने विल बी रेडी, वो तैयार होंगे, फॉर यू टू टेक होम, आपके मतलब उसने आगे क्या कहा कि कल आना, और आपके जो बच्चे के खिलौने हैं वो कल आपके लिए मतलब तैयार होंगे, फॉर यू टू टेक होम, आपके लिए घर ले जाने के लिए वो तैयार होंगे। द पुअर मैन हम्बली सल्यूटेड द काइंड आर्टिस्ट। दोस्तों हम्बल का मतलब होता है विनीत, और हम्बली का मतलब होता है विनीत पूर्ण तरीके से, बहुत ही प्यार से उसे हम्बली कहा जाता है। जो गरीब आदमी था उसने बड़े हम्बल तरीके से, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं विनीत तरीके से उसको सैल्यूट किया, सलाम किया, द काइंड आर्टिस्ट, उस दयालु कलाकार को। एंड डिपार्टेड ब्लेस, एंड डिपार्टेड, और वो चला गया। डिपार्ट का मतलब चले जाना, रवाना होना, सेकंड फॉर्म डिपार्ट की, तो डिपार्टेड, और वो रवाना हो गया। ब्लेसिंग हिम, उसको दुआएं देता हुआ। फ्रॉम द कोर ऑफ हिज हार्ट, फ्रॉम द कोर ऑफ हिज हार्ट मतलब अपने पूरे दिल से उसको वो दुआएं देता हुआ वहाँ से वो चला गया। द आर्टिस्ट एट वंस सेट डाउन, जो आर्टिस्ट था एट वंस मतलब तुरंत, सिट मतलब बैठना, सेकंड ऑफ सेट, तुरंत वो बैठ गया। टू वर्क, काम करने के लिए, ऑन दैट वुड, उस लकड़ी पर काम करने के लिए वो तुरंत बैठ गया। चलिए आगे देखिए। द नेक्स्ट डे मतलब कि अगले दिन, दैट पुअर पर्सन केम टू द आर्टिस्ट होपफुली, और ये भी पास्ट का ही अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है। अगले दिन दैट पुअर पर्सन, वो गरीब मतलब कि वो गरीब आदमी, केम टू द आर्टिस्ट, कलाकार के पास आया। होपफुली, होपफुली मतलब कि उम्मीद लेकर, उम्मीद से वो उस कलाकार के पास आया। ही वॉज ओवरजॉयड, ओवरजॉयड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा खुश हो जाना। ही वॉज ओवरजॉयड टू फाइंड सम वेरी ब्यूटीफुल टॉयज़ मेड आउट ऑफ हिज वुड, और वह इस बात को पाकर बहुत ज़्यादा खुश हो गया। ऑफ सम वेरी ब्यूटीफुल टॉयज़ मेड आउट ऑफ हिज वुड मतलब वो है उसकी लकड़ी के द्वारा बनाए गए कुछ सुंदर खिलौनों को पाकर, उन देख कर वो बहुत ज़्यादा आनंदित हो गया, बहुत ज़्यादा वो खुश हो गया। वन ऑफ द टॉयज़ वॉज ए हेड ऑफ ए चाइल्ड, और जो वन ऑफ द टॉयज़ मतलब जो उनमें से खिलौना था, वॉज ए हेड ऑफ ए चाइल्ड, वो एक बच्चे का सर था। केयरफुली कार्व्ड, जो बड़े ही, कार्व्ड का मतलब तराशना, बहुत ही ध्यान से जिसको तराशा था। शोइंग दिखाते हुआ, स्माइलिंग फेस एक मुस्कुराते हुए चेहरे को मतलब कि दिखाते हुए तराशा गया था उसका। विच वॉज एक्सट्रीमली चार्मिंग, जो बहुत ज़्यादा चार्मिंग मतलब कि जो बहुत ज़्यादा मन मोह लेने वाला था। चार्मिंग का मतलब था मन मोह लेने वाला, तो जो कि बहुत ज़्यादा मन मोह लेने वाला था। द आर्टिस्ट हैंडेड द मैन टू पेयर्स ऑफ टॉयज़ एंड स्पोक, और हैंडेड का मतलब होता है थमाना, किसी को सौंपना। जो कलाकार था उसने हैंडेड द मैन, उस आदमी को दे दिए। टू पेयर्स ऑफ टॉयज़ मतलब दो जोड़े खिलौने के दे दिए। एंड स्पोक, और बोला। टेक इट मैन मतलब कि आप इसे ले जाओ। गिव इट टू योर किड, इसे अपने बच्चे को देना। एंड टेल हिम, और उसको बोलना, दैट आई मेड देम कि मैंने इनको बनाया। हिज फेवरेट आर्टिस्ट अंकल, उसके पसंदीदा कलाकार अंकल। आई एन्जॉय डूइंग इट मतलब मैंने इसको करने का आनंद लिया। चलिए आगे देखिए। द मैन सैड इमोशनली मूव्ड,
और दोस्तों मूव्ड का मतलब था द्रवित हो जाना, जब कोई ऐसी स्थिति हो जब व्यक्ति बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि भावनाओं में बह जाए, इमोशनल हो जाए, तो उसको मूव होना कहते हैं, जिसकी हिंदी होती है द्रवित हो जाना। द्रवित मतलब जब उस व्यक्ति की आंखों में खुशी से या किसी भी कारण भावनात्मक तरीके से आंसू आ जाए, और इमोशनली मतलब भावनात्मक रूप से। तो क्या अर्थ हुआ, द मैन सैड इमोशनली मूव, मतलब जो आदमी था भावनात्मक रूप से द्रवित होकर, और उसने कहा सर श्रीमान आई एम वेरी अशेम्ड। अशेम्ड दोस्त का मतलब होता है दोस्तों लज्जित होना, ये एडजेक्टिव है, शर्मिंदा लज्जित एडजेक्टिव है। तो उसने क्या कहा, श्रीमान मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। आई डोंट हैव एनीथिंग टू पे फॉर योर ग्रेट वर्क, मतलब मेरे पास। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये एक पजेसिव का नेगेटिव वाक्य है। पजेसिव का मतलब होता है जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ ये दिखाते हैं वर्तमान में किसी के पास कुछ है या नहीं है, तो इस तरह के वाक्यों को पजेसिव कहते हैं। और ये पजेसिव का नेगेटिव वाक्य है जहाँ पर डू नॉट डज नॉट के साथ हैव का यूज़ किया जाता है। तो उसने क्या कहा कि सर मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। आई डोंट हैव एनीथिंग टू पे फॉर योर ग्रेट वर्क, मतलब मेरे पास आपके इस महान काम के लिए देने के लिए कुछ भी नहीं है। पे मतलब अदा करना, मतलब मेरे पास आपको आपके इस महान काम के पैसे देने के, अदा करने के कुछ भी मेरे पास नहीं है। माई बॉडी इज़ माई ओनली पोजेशन, जो मेरा शरीर है वो सिर्फ मेरी इकलौती चीज़ है। आई विल बी ग्लैड, मतलब मुझे बड़ी खुशी होगी। टू डू एनी वर्क फॉर यू, आपके लिए कोई भी काम कर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। आगे देखिए, द आर्टिस्ट अश्योर्ड। दोस्तों अश्योर का मतलब होता है किसी चीज़ की तसल्ली देना, आश्वासन देना। जो आर्टिस्ट था, कलाकार था, उसने आश्वासन दिया। डोंट वरी ब्रदर, उसने क्या कहा कि भाई आप चिंता मत करो, भाई आप चिंता मत करो। इट वॉज माई ड्यूटी, ये मेरा कर्तव्य था। टू द आर्ट, मतलब टू द आर्ट, तो उसने क्या कहा, इट वॉज माई ड्यूटी टू द आर्ट, मतलब ये मेरा कला के प्रति कर्तव्य था। ऑल आर्ट इज़ नॉट फॉर मेकिंग मनी, मतलब सारी जो कलाएं हैं वो पैसों के लिए, नॉट फॉर मेक मतलब पैसे कमाने के लिए नहीं होती है, मेक मनी मतलब पैसे कमाना। तो उसने क्या कहा कि जो सारी कलाएं हैं वो पैसों के कमाने के लिए नहीं होती हैं। द ह्यूमन फीलिंग्स एंड इमोशंस ऑल्सो काउंट, मतलब कि जो मानवीय फीलिंग्स हैं, मतलब कि जो फीलिंग्स हैं, भावनाएं हैं, और जो इमोशंस हैं, जो मतलब इस तरह की जो इमोशंस हैं, भावनाएं हैं, ऑल्सो काउंट, वो भी, उनकी भी गिनती होती है। द सेटिस्फैक्शन आई गॉट इन मेकिंग दिस टॉयस फॉर योर चाइल्ड, और जो सेटिस्फैक्शन मतलब कि जो संतुष्टि मुझे मिली इन मेकिंग दिस टॉयस, इन खिलौनों को बनाने में, फॉर योर चाइल्ड आपके बच्चे के लिए, वॉज इनफ, वो काफ़ी थी। इनफ रिवॉर्ड फॉर मी, वो मेरे लिए, मतलब कि वो एक मेरे लिए वो इनाम काफ़ी था। तो उसने जब उस व्यक्ति ने ये बोला कि मतलब मैं शर्मिंदा हूँ, तो उसने यही जवाब दिया कलाकार ने कि आप चिंता मत करिए, और ये मेरा कर्तव्य था कला के प्रति, और हर जो कला है वो पैसों के लिए नहीं होती है, मानव की या कि इंसान की जो फीलिंग्स होती हैं उनका भी गिनती होती है। और उसने आगे कहा कि जो सेटिस्फैक्शन मुझे मिला आपके बच्चे के लिए ये खिलौने बनाने में, वो सबसे बड़ा इनाम था। योर चाइल्ड्स लव फॉर माई वर्क, जो आपके बच्चे का प्यार है मेरे काम के प्रति, मेरे काम के लिए, इंस्पायर्ड मी, उसने मुझे प्रेरित किया। लव हिम ऑन माई बिहाफ, बिहाफ मतलब बदले, लव हिम ऑन माई बिहाफ मतलब उसे मेरे बदले प्यार देना, प्यार करना। चलिए आगे देखिए। द पुअर मैन वेंट अवे, जो गरीब आदमी था वो चला गया। मार्बलिंग एट द ग्रेटनेस ऑफ द आर्टिस्ट, मतलब उस आर्टिस्ट, उस कलाकार की जो महानता को धन्यवाद करते हुए वहाँ से चला गया। द टाइम पास, जो समय था वो गुजर गया। द टैलेंट ऑफ द आर्टिस्ट मेड हिम फेमस, जो टैलेंट था, जो प्रतिभा थी उस आर्टिस्ट की, कलाकार थी, मेड हिम फेमस, उसने उसे प्रसिद्ध कर दिया। द पीपल एडमायर्ड हिज वर्क, एडमायर का मतलब था सराहना करना, प्रशंसा करना, जो लोग थे वो उसके काम की सराहना करते थे। हिज क्रिएशंस बिकेम प्राइज आइटम्स, जो उसकी चीज़ें थी, बनाई हुई कृतियाँ थीं, वो एक प्राइज आइटम्स बन गई, मतलब कि कीमती चीज़ें बन गई। ऑफ आर्ट लवर्स के लिए, कला के प्रेमियों के लिए। द किंग ऑल्सो हर्ड अबाउट द वर्क, और ये दोस्तों ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है। हियर मतलब होता है सुनना, सेकंड फॉर्म हर्ड, जो राजा थे उन्होंने भी सुना। अबाउट द वर्क ऑफ दैट आर्टिस्ट, मतलब राजा ने भी उस कलाकार के काम के बारे में सुना। ही असाइंड द आर्टिस्ट सम आर्ट जॉब्स, असाइंड का मतलब काम देना, और उसने भी उस कलाकार को मतलब कुछ काम दिया, सम आर्ट जॉब्स, एंड द आर्टिस्ट डिड इट ब्यूटीफुली, और जो कलाकार था उसने उसे सुंदरता से उसको किया।
एंड अर्नड अ लॉट ऑफ वेल्थ, और उसने बहुत सारे पैसे कमाए। वेल्थ मतलब संपत्ति, उसने बहुत पैसा कमाया। एंड फेम, और उसने प्रसिद्धि भी कमाई। बट द नेचर ऑफ द आर्टिस्ट चेंज, और दोस्तों नेचर मतलब स्वभाव, लेकिन जो स्वभाव था कलाकार का वो चेंज हो गया, मतलब बदल गया। सेकंड चेंज तो क्या अर्थ हुआ, बट द नेचर ऑफ द आर्टिस्ट चेंज, लेकिन जो स्वभाव था कलाकार का वो बदल गया। ही नाउ गेव इम्पोर्टेंस ओनली टू द रिच एंड रॉयल पीपल। रॉयल मतलब शाही लोग। अब वो सिर्फ अमीर और शाही लोगों को महत्व देता था। गिव इम्पोर्टेंस मतलब होता है महत्व देना। द सक्सेस हैड गॉन टू हिज हेड, और जो सक्सेस मतलब सफलता, जो सफलता थी हैड गॉन टू हिज हेड, वो उसके सर पर चढ़ चुकी थी। और दोस्तों यहाँ हेड के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ है, तो ये पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। तो क्या अर्थ हुआ, द सक्सेस हैड गॉन टू हिज हेड मतलब जो सफलता थी वो उसके सर चढ़ चुकी थी। ही वॉज नो मोर पोलाइट एंड काइंड, अब वो बहुत ज़्यादा पोलाइट मतलब कि विनम्र और काइंड दयालु नहीं रहा। ही हैड डेवलप्ड अ बिग ईगो, और दोस्तों यहाँ हेड के साथ थर्ड फॉर्म है, डेवलप के साथ, डेवलप मतलब विकसित करना, थर्ड फॉर्म डेवलप, तो ये भी पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। ही हैड डेवलप्ड अ बिग ईगो, और वो बहुत ज़्यादा अहंकारी या कह सकते अभिमानी हो गया था। एंड डिड नॉट केयर फॉर द कॉमन फॉक, और वो आम जो लोग हैं उनके लिए उनकी वो चिंता नहीं करता था, और द पुअर या फिर गरीब लोगों की। हिज लैंग्वेज वॉज वेरी हार्श नाउ, और जो उसकी भाषा थी वो बहुत ज़्यादा रूखी। हार्श का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, एक तरह से कह सकते हैं रूखी हो जाना, जिसके अंदर मधुरता का अभाव हो, उसको हार्श कहते हैं। इस तरह के शब्द जो रूखे हों और जो दूसरों को सुनने में ख़राब लगते हो। तो क्या अर्थ हुआ, हिज लैंग्वेज वॉज वेरी हार्श नाउ, जो उसकी भाषा थी वो बहुत ज़्यादा रूखी हो गई थी। द इमोशनल एंड सेंसिटिव आर्टिस्ट इन हिम हैड डाइड, जो एक इमोशनल मतलब एक भावनात्मक और जो एक संवेदनशील, सेंसिटिव मतलब संवेदनशील, जो एक भावनात्मक और एक संवेदनशील जो कलाकार था उसके अंदर हैड डाइड, वो मर चुका था। और दोस्तों हेड के साथ थर्ड फॉर्म है, तो ये पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि जो एक भावनात्मक और एक संवेदनशील जो कलाकार उसमें था वो मर चुका था। आगे देखिए, one day the same poor man for whose son once upon a time he had made toys free came to him। तो क्या अर्थ हुआ दोस्तों, बड़ा सेंटेंसेस को थोड़ा थोड़ा करके मैं ट्रांसलेट करता हूँ। एक दिन द सेम पुअर मैन, वही गरीब आदमी, फॉर हुज सन, हुज मतलब जिसके बेटे के लिए, वंस अपॉन ए टाइम एक बार, ही हैज़ मेड टॉयज़ फ्री मतलब उसने फ्री में मुफ्त में खिलौने बनाए थे, केम टू हिम उसके पास आया। तो इस पूरे लाइन का क्या अर्थ निकला कि एक दिन वही गरीब आदमी जिसके बेटे के लिए एक समय पर उसने खिलौनों को फ्री बनाया था, मतलब उसने मुफ्त में खिलौने बनाए थे, केम टू हिम उसके पास आया। ही टच्ड फीट ऑफ द ग्रेट आर्टिस्ट, टच मतलब छूना, उसने उस महान कलाकार के पैरों को छुआ। बट दिस टाइम, लेकिन इस बार, ही फेल्ड टू रिकॉग्नाइज हिम, वह विफल हो गया टू रिकॉग्नाइज हिम, उसको पहचानने में। एंड आस्क्ड, और पूछा, हु आर यू, आप कौन हो। वॉट बिजनेस डू यू हैव गॉट विद मी, आपका मेरे से क्या लेना देना है, मतलब आपका मेरे से क्या क्या लेना देना है। आगे देखिए, द मैन रिस्पेक्टफुली स्पोक। रिस्पेक्टफुली दोस्तों एडवर्ब है जिसका मतलब होता है सम्मानजनक तरीके से, और एडवर्ब का मतलब होता है ऐसा कोई भी शब्द जो किसी वर्ब की विशेषता का वर्णन करता है। तो क्या अर्थ हुआ, द मैन रिस्पेक्टफुली स्पोक, जो आदमी था वो बड़े सम्मानपूर्वक बोला। सर, श्रीमान, ईयर्स अगो, कई साल पहले, यू हैड शोन ग्रेट काइंडनेस टू मी। और दोस्तों देखिए ये शो की आप थर्ड फॉर्म को नोट कर लीजिए, शो मतलब दिखाना, थर्ड फॉर्म शोन, और यहाँ हेड के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया, तो ये पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। तो इसका क्या अर्थ हुआ, उस जो आदमी था उसने बड़े ही रिस्पेक्टफुली मतलब सम्मानपूर्व तरीके से कहा कि श्रीमान, कई साल पहले, ईयर्स हो मतलब कई साल पहले, यू हैड शोन ग्रेट काइंडनेस टू, मतलब आपने मेरे प्रति बहुत ज़्यादा दयालुता दिखाई थी, दया दिखाई थी। यू हैड मेड सम टॉयज़ फॉर माई चाइल्ड, आपने, और यहाँ हेड के साथ थर्ड फॉर्म है तो ये भी पास्ट परफेक्ट वाक्य है। यू हैड मेड सम टॉयज़ फॉर माई चाइल्ड, आपने मेरे बच्चे के लिए कुछ खिलौने बनाए थे। ही लव्ड दैम, उसे वो पसंद आए। सो मच, बहुत ज़्यादा, दैट की ही प्लेड विद दैम डे एंड नाइट, की वह उनके साथ दिन रात खेलता था। द टॉयज़ बिकेम वॉर्न आउट ड्यू टू वेयर एंड टेयर। और दोस्तों वेयर एंड टेयर का मतलब होता है जब कोई चीज़ हम लंबे समय से यूज़ करते हैं तो जो उनमें छोटी मोटी कमियां आती हैं तो उसको वेयर एंड टेयर कहा जाता है। तो उसने क्या कहा,
द टॉयज़ बिकेम वॉर्न आउट। और दोस्तों वॉर्न आउट का मतलब होता है पुराना हो जाना, और ये भी वाक्य पास इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म का लगाया यूज़ किया गया, बिकम मतलब बनना, सेकंड फॉर्म बिकेम। द टॉयज़ बिकेम वॉर्न आउट ड्यू टू वेयर एंड टेयर, मतलब उसने क्या कहा कि जो खिलौने हैं वो पुराने हो गए, ड्यू टू वेयर एंड टेयर मतलब इस्तेमाल करने के कारण। ही वॉन्ट्स सिमिलर टॉयज़ अगेन। दोस्तों ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, और यदि आप चाहें तो इसके स्ट्रक्चर को नोट कर लीजिए। जब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो यदि हमारा सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या फिर प्लूरल नाउन होगा तब हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना होता है, लेकिन यदि सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन होगा तब हमें वहाँ फिफ्थ फॉर्म का यूज़ करना होता है। तो यहाँ पर ही के साथ फिफ्थ फॉर्म का यूज़ किया गया है, और सिमिलर का मतलब होता है वैसे ही। तो उसने आगे क्या कहा कि ही वॉन्ट्स सिमिलर टॉयज़ अगेन, मतलब वह दोबारा वैसे ही खिलौने चाहता है, या कह सकते हैं उसे दोबारा से वैसे ही खिलौने चाहिए। सर, श्रीमान, ओनली यू कैन मेक देम, सिर्फ आप उन्हें बना सकते हो। आई हैव मैनेज्ड टू गेट दिस वुड विद ग्रेट डिफ़िकल्टी। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है जहाँ पर हैव के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया। तो उसने क्या कहा, आई हैव मैनेज टू गेट दिस वुड विद ग्रेट डिफ़िकल्टी, मतलब मैं ग्रेट डिफ़िकल्टी मतलब बड़ी कठिनाई से इस लकड़ी को लाने में कामयाब हुआ हूँ। आई हैव कम विद ग्रेट होप, मैं बहुत उम्मीद लेकर आया हूँ। दैट यू विल वंस मोर बी काइंड इनफ टू मेक टॉयज़ फॉर माई चाइल्ड, कि आप फिर एक बार मतलब दया करेंगे, टू मेक टॉयज़ फॉर माई चाइल्ड, मेरे बच्चे के लिए खिलौने बनाने के लिए। प्लीज़ सर, मतलब कि श्रीमान कृपया करें। चलिए आगे देखिए। द आर्टिस्ट लुक्ड एट द पर्सन विद इरिटेटेड लुक। दोस्तों ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है। लुक मतलब देखना, सेकंड फॉर्म लुक्ड, और इरिटेटेड एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है चिढ़ना। द आर्टिस्ट लुक्ड एट द पर्सन विद इरिटेटेड लुक, कलाकार ने उस आदमी को देखा, बहुत ही ज़्यादा चिढ़ते हुए तरीके से उसने उस आदमी को देखा, बहुत ही इरिटेटेड लुक के साथ उसने उसे देखा। ही आस्क्ड द मैन, उसने आदमी से पूछा, इन ड्राई वॉइस, बड़ी ही रूखी आवाज़ में, टू थ्रो हिज वुड, कि वो लकड़ी को फेंक दे, इन द कॉर्नर मतलब एक कोने में, ऑफ हिज वर्कशॉप, उसकी वर्कशॉप के कोने में उस लकड़ी को फेंक दे उसने। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ, उसने उस आदमी से कहा, बड़ी रूखी आवाज़ में कहा कि वह इस लकड़ी को उसकी वर्कशॉप की, मतलब उसकी जो वर्कशॉप है उसके किसी कोने में, उसके कोने में इसे फेंक दे। द आर्टिस्ट सेड, जो कलाकार था उसने कहा, लीव इट देयर, इसे यहाँ छोड़ दो, लीव मतलब छोड़ना, लीव इट देयर इसे वहाँ छोड़ दो। आई विल मेक समथिंग इफ़, मैं इसको बनाऊँगा, आई विल मेक समथिंग इफ़ आई फाइंड स्पेयर टाइम, स्पेयर मतलब खाली समय, स्पेयर टाइम मतलब खाली समय। तो उसने क्या कहा, आई विल मेक समथिंग इफ़ आई फाइंड स्पेयर टाइम, मतलब कि मैं कुछ बनाऊँगा अगर मुझे खाली समय मिलता है। एंड मूड, और अगर मेरा मूड होगा। कम बैक आफ्टर ए वीक, एक हफ्ते के बाद आना। यू विल गेट द टॉयज़, आपको खिलौने मिल जाएंगे, इफ़ दे आर रेडी, अगर वो तैयार होंगे। आगे देखिए। द मैन टुक आउट ओल्ड टॉयज़ फ्रॉम हिज बैग, और दोस्तों टेक आउट का मतलब होता है निकालना, सेगमेंट टुक आउट। द मैन टुक आउट ओल्ड टॉयज़ फ्रॉम हिज बैग, मतलब आदमी ने फ्रॉम हिज बैग, अपने बैग से, अपने थैले से पुराने खिलौने निकाले। एंड ट्राइड टू हैंड देम ओवर, और उसने कोशिश की, टू हैंड देम ओवर टू द आर्टिस्ट, और उसने मतलब उनको उस कलाकार को देने की कोशिश की। सर, श्रीमान, आई ब्रॉट अलॉन्ग द ओल्ड टॉयज़, मैं अपने साथ, अलॉन्ग मतलब साथ, आई ब्रॉट अलॉन्ग द ओल्ड टॉयज़ मतलब मैं अपने साथ पुराने खिलौने लाया। टू सर्व मतलब इस काम से, एज मॉडल्स मतलब मॉडल के तौर पर दिखाने के लिए। इफ़ यदि, यू डोंट रिमेंबर यदि आपको याद ना हो, द डिज़ाइन डिज़ाइन यदि याद ना हो, दे विल बी हेल्पफुल ये काम के होंगे। तो दोस्तों इस बात से आपको मतलब समझ में आ गया होगा कि वो जो गरीब आदमी था वो इन पुराने खिलौनों को भी लेकर आया था, और उसने कोशिश की कि वो उन खिलौनों को उस कलाकार को दे। और उसने कहा कि यदि उसने कहा कि मैं इसको इसलिए लाया हूँ कि यदि आप भूल गए हों, मतलब कि वो इसलिए लाया कि पुराने खिलौनों को, कि वो एक तरह से मॉडल्स की तरह काम करेंगे। इफ़ यू डोंट रिमेंबर यदि आपको याद ना हो, द डिज़ाइन मतलब वो ये बताना चाहता था कि यदि आपको डिज़ाइन याद ना हो तो ये जो है एक मॉडल की तरह काम करेंगे, ताकि वो जो कलाकार है उसको देख के वो बना सके। आगे देखिए।
दिस एंगर्ड द आर्टिस्ट, एंगर का मतलब गुस्सा दिलाना, क्रोधित करना, और ये जो चीज़ थी उसने उस कलाकार को क्रोधित कर दिया। हु रिब्यूक्ड द मैन, और दोस्तों आप इसे नोट कर लीजिए, रिब्यूक का मतलब होता है फटकारना, सेकंड फॉर्म रिब्यूक्ड, और हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है, जब हम किसी का रेफरेंस देते हैं तो हु का यूज़ किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ, दिस एंगर्ड द आर्टिस्ट, इस चीज़ ने कलाकार को क्रोधित कर दिया। हु रिब्यूक्ड द मैन, जिसने उसे फटकारा। डोंट टेल मी, मुझे मत बताओ, दैट आई कांट रिमेंबर सच स्मॉल थिंग्स, कि मैं ऐसी छोटी चीज़ों को याद नहीं रख सकता, ऐसा मत कहो। आई मेक एनी टॉय, मतलब कोई भी खिलौना बनाता हूँ, विद आईज क्लोज्ड, अपनी आंखें बंद करके मैं कोई भी खिलौना बनाता हूँ। आई हैव क्रिएटेड ग्रेट मैनी थिंग्स, मतलब मैंने कई महान चीज़ें बनाई हैं। विच अमेज्ड, जो मतलब अचंभित किया, इवन द किंग, मतलब जिसने राजा को भी अचंभित किया। अमेज मतलब अचंभित करना, सेकंड फॉर्म अमेज। तो उसने क्या कहा कि मैंने कई सारी ऐसी चीज़ें मतलब कि महान चीज़ें बनाई हैं जिसने राजा को भी अचंभित किया। नाउ बज ऑफ, बज ऑफ मतलब दफ़ा हो जाना, नाउ बज ऑफ, दफ़ा हो जाओ। एंड डोंट वेस्ट माई टाइम, और मेरा समय बर्बाद मत करो। कम बैक टू इंक्वायर, मतलब कि वापस आना, टू इंक्वायर पूछताछ के लिए, आफ्टर ए वीक ओनली। तो उसने क्या कहा कि इससे कि एक हफ्ते के बाद ही पूछताछ के लिए वापस आना। एंड रिमेंबर, और याद रखना, दैट आई एम नॉट प्रॉमिसिंग एनीथिंग, और याद रखना कि मैं किसी भी चीज़ का वादा नहीं कर रहा हूँ। द आर्टिस्ट चेंज्ड बिहेवियर शॉक्ड द मैन, और दोस्तों यहाँ भी सेकंड फॉर्म का यूज़ तो पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है, और शॉक का मतलब होता है किसी को कोई झटका वगैरह दे देना किसी को, उसे शॉक कहा जाता है। जो इस आर्टिस्ट का जो बदला हुआ जो व्यवहार था, शॉक्ड द मैन, उसने आदमी को बिल्कुल एक झटका दे दिया। ही वॉज नो मोर फ्रेंडली, अब वो मतलब कि फ्रेंडली नहीं था, मतलब उसका दोस्त जैसा व्यवहार नहीं था। एंड पोलाइट, और वो विनीत भी मतलब विनम्र नहीं था, लाइक बिफोर, मतलब वो पहले जैसा एक मतलब फ्रेंडली, और एक तरह से कह सकते हैं वो विनीत या कह सकते हैं एक नम्र नरमी वाला व्यक्ति नहीं था। ही वॉज नो मोर फ्रेंडली एंड पोलाइट लाइक बिफोर, मतलब पहले की तरह अब विनम्र और फ्रेंडली नहीं था। द मैन जस्ट शुक हिज हैंड, जो आदमी था बस उसने अपना सर हिलाया। शेक मतलब हिलाना, सेकंड शुक। चलिए आगे देखिए। बिफोर हिज डिपार्चर द आर्टिस्ट चेंज्ड हिज माइंड, और उसके डिपार्चर, डिपार्चर का मतलब होता है विदाई जाना। बिफोर हिज डिपार्चर, उसके जाने से पहले द आर्टिस्ट चेंज्ड हिज माइंड, जो आर्टिस्ट था, कलाकार था, उसने अपना मूड चेंज कर लिया, उसने मतलब अपना जो इरादा था वो उसने चेंज कर लिया। एंड सेड, और कहा, ओके ठीक है, लीव दोज ओल्ड टॉयज़, ठीक है इन पुराने खिलौनों को छोड़ दो। विद द वुड, मतलब कि लकड़ी के साथ इन पुराने खिलौनों को छोड़ दो। तो दोस्तों इस बात से भी आपको मतलब समझ में आ ही गया होगा कि पहले तो उसने मना करा कि और लेकिन बाद में उसने कहा कि ठीक है आप इन खिलौनों को यहाँ छोड़ दो। द मैन लेफ्ट, जो आदमी था वो चला गया। लीव मतलब जाना, चले जाना, रवाना होना, सेकंड फॉर्म लेफ्ट। द मैन लेफ्ट, आदमी चला गया। द वेरी नेक्स्ट डे, द वेरी नेक्स्ट डे मतलब कि अगले ही दिन, द आर्टिस्ट सैट डाउन टू वर्क, जो आर्टिस्ट था, कलाकार था, वो बैठ गया काम करने के लिए। ऑन द पुअर मैन्स वुड, मतलब गरीब आदमी की लकड़ी पर काम करने के लिए बैठ गया। द साइट ऑफ द टाइप टॉयज़ ऑफ ओल्ड डेज इंस्पायर्ड हिम, वो जो दृश्य था उन पुराने खिलौनों का, ऑफ द टॉयज़ ऑफ ओल्ड डेज मतलब जो खिलौनों का पुराने दिनों का जो एक नज़ारा, एक दृश्य था, डेज इंस्पायर्ड हिम, उसने उसको प्रेरित किया। टू सी, देखने के लिए, हाउ फास्ट ही कुड कॉपी, कि कितनी जल्दी वो कॉपी कर सकता है, इस चीज़ की नकल कर सकता है। हिज ओल्ड वर्क मतलब वो अपने पुराने काम की कितनी जल्दी नकल कर सकता है। बट स्ट्रेंजली, दोस्तों स्ट्रेंज का मतलब होता है अजीब, और स्ट्रेंजली अजीब रूप से, और ये एडवर्ब है। एडवर्ब मतलब ऐसा शब्द जो सब्जेक्ट के रूप के, सब्जेक्ट की विशेषता का वर्णन करता है। बट स्ट्रेंजली मतलब बड़े अजीब तरीके से, अजीब रूप से। ही फाउंड द टास्क, ही फाउंड द टास्क डिफ़िकल्ट। फाइंड मतलब पाना, सेकंड ऑफ फाउंड, तो यही पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य। तो क्या अर्थ हुआ, बट स्ट्रेंजली, लेकिन अजीब रूप से। ही फाउंड द टास्क डिफ़िकल्ट, उसे काम कठिन लगा। ही ट्राइड अगेन, उसने दोबारा कोशिश की। एंड अगेन, उसने बार बार कोशिश की। बट मेकिंग द टॉयज़ लाइक द अर्लियर वंस, लेकिन जो खिलौने बनाना पहले की तरह सीम्ड इम्पॉसिबल। सीम मतलब लगना, प्रतीत होना। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ, ही ट्राइड अगेन एंड अगेन बट मेकिंग द टॉयज़ लाइक द अर्लियर वंस सीम्ड इम्पॉसिबल, मतलब उसने बार बार कोशिश की लेकिन पहले की तरह खिलौने बनाना एक असंभव काम लगा। हिज हैंड्स जस्ट कुड नॉट गिव द शेप ऑफ ब्यूटीफुल टॉयज़, और जो उसके हाथ थे वो, और दोस्तों कुड का मतलब होता है जब हम ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ वाक्य की टिल पर सका, सकी, सके, पाया, पाई जैसे शब्द आएंगे, वहाँ कुड के साथ फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। यदि नेगेटिव होगा तो कुड नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ, हिज हैंड्स जस्ट कुड नॉट गिव द शेप ऑफ ब्यूटीफुल टॉयज़, और जो उसके हाथ थे वो
उन सुंदर खिलौनों को वो शेप नहीं दे पाए, मतलब वो आकार नहीं दे पाए। टू द वुड, उस लकड़ी को। द पुअर मैन हैड लेफ्ट, जो उस गरीब आदमी ने उसके पास छोड़ी थी। ही एग्जामिन्ड द ओल्ड टॉयज केयरफुली, एग्जामिन मतलब देखना, जांच करना। उसने बड़े ही ध्यान से, केयरफुली तरीके से मतलब ध्यान से उन खिलौनों को देखा, उनकी जांच की। ही हैड लॉस्ट द ओल्ड टाइम मैजिक, और दोस्तों यहाँ हेड के साथ थर्ड फॉर्म है, लूज मतलब खोना, गंवाना, थर्ड फॉर्म लॉस्ट, तो ये पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। ही हैड लॉस्ट द ओल्ड टाइम मैजिक मतलब पुराने समय का जो जादू था उसको वो गंवा चुका था, उसे वो खो चुका था। चलिए आगे देखिए। वाई ही वंडर्ड, वंडर्ड का मतलब होता है किसी बात पर बहुत ज़्यादा सोच विचार करना, उसे वंडर कहा जाता है। सेकंड में वंडर्ड, वाई ही वंडर्ड, उसने बड़ा आश्चर्य किया, ताज्जुब किया। ही हैड मेड ग्रेट थिंग्स फॉर पैलेसेस, उसने बड़ी ही महान चीज़ों को बनाई थी। फॉर महलों के लिए उसने बड़ी महान चीज़ें बनाई थी। एंड अर्न द प्रेज, और उसने नाम कमाया था, अर्न द प्रेज ऑफ द किंग इवन, और उसने राजा का भी एक प्रशंसा उसने कमाई थी, मतलब राजा ने भी उसकी प्रशंसा की थी। देन फिर वाई वॉज ही नॉट एबल टू मेक अ स्मॉल किड टॉय, लेकिन फिर वो एक छोटा सा बच्चे का खिलौना क्यों नहीं बना पा रहा था। द आर्टिस्ट वॉज पजल्ड, जो पजल्ड मतलब भ्रमित होना, जो कलाकार था, द आर्टिस्ट जो कलाकार था वॉज पजल्ड, वो बहुत भ्रमित था। एंड ही थॉट, और उसने एंड ही थॉट ओवर इट, थिंक मतलब सोचना, सेकंड फ्रॉम थॉट। एंड ही थॉट ओवर इट, और उसने उसके ऊपर विचार किया, सोचा। सम हाउ, कैसे भी करके। द स्माइल ऑन द टॉय, जो स्माइल थी, मुस्कुराहट थी, ऑन द टॉयज किड्स फेस, उस खिलौने वाले बच्चे के चेहरे पर, वॉज नॉट फीलिंग, वो वैसी फील नहीं हो रही थी, महसूस नहीं हो रही थी। एज चार्मिंग, उतनी ज़्यादा मनमोहक। एज बिफोर, पहले की तरह वो उतनी ज़्यादा मनमोहक नहीं लग रही थी। इवन आफ्टर मैनी ट्रायल्स, कई मतलब कि प्रयास करने के बाद, कई बार ट्रायल करने, आजमाने के बाद भी वैसी नहीं थी वो। चलिए आगे देखिए। देन फिर ही ग्रेजुअली रियलाइज, ग्रेजुअली दोस्तों आप इसे नोट कर लीजिए, एडवर्ब है जिसका मतलब होता है धीरे धीरे, और रियलाइज का मतलब एहसास होना, सेकंड में रियलाइज। देन फिर ही ग्रेजुअली रियलाइज मतलब धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि दैट की इट वॉज ऑल बिकॉज ही हैड बिकम एरोगेंट पर्सन। चलिए इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ दोस्तों, बड़ी ही एक आंखें खोल देने वाली लाइन है, आप इसे ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये हम सबके काम की बात है यहाँ पर। तो इसका क्या अर्थ हुआ कि धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि दैट इट वॉज ऑल बिकॉज ऑफ ही हैड बिकम एरोगेंट पर्सन, वो मतलब कि क्योंकि वो एक एरोगेंट मतलब एक अहंकारी, अभिमानी व्यक्ति बन चुका था, और यही एक कारण था। ही हैड ग्रॉन अ बिग ईगो, वो बहुत ज़्यादा अहंकारी, घमंडी हो गया था। बिकॉज ऑफ द सक्सेस, सफलता के कारण वो बहुत ज़्यादा मतलब कि अहंकारी हो गया था, अभिमानी। ही वॉज नो मोर अ सिंपल आर्टिस्ट, अब वो एक सिंपल मतलब एक सरल कलाकार नहीं था। हु वर्कड फॉर द लव ऑफ आर्ट, जो काम करता था, फॉर द लव ऑफ आर्ट जो मतलब कला के प्रेम के लिए काम करता था, वो ऐसा कलाकार नहीं था। नाउ अब ही वर्क फॉर मनी, अब वह पैसों के लिए काम करता था। हिज हैंड्स हैड लॉस्ट आर्टिस्टिक टच, और जो उसके हाथ थे वो उस कला वाले जो आर्टिस्टिक टच जो टच था उसके हाथों में वो गंवा चुके थे। टू अर्न काउंटिंग मनी, मतलब पैसे कमाने में उसके जो हाथ थे वो उस आर्टिस्टिक टच को, मतलब जो कलाकार की जो छुअन होती है उसको गंवा चुके थे। दोज ओल्ड टॉयज़, जो पुराने खिलौने थे, वर क्रिएटेड बाय एन आर्टिस्ट, वो एक कलाकार के द्वारा बनाए गए थे। हु हैड ए हार्ट, जिसके पास एक दिल था। हु लव टू क्रिएट थिंग्स, जो चीज़ों को बनाना पसंद करता था, और ब्यूटी, सुंदर चीज़ों को बनाने पसंद करता था। हु वॉज सिंपल, जो सरल था। पोलाइट, विनम्र, एंड सेंसिटिव, और संवेदनशील। आगे देखिए। द आर्टिस्ट डिसाइडेड टू चेंज हिज एटीट्यूड, दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, और इस वाक्य में दो वर्ब का प्रयोग करके वाक्य को बनाया गया है। तो आप इस चीज़ को याद रखें, जब आप कोई ऐसा वाक्य बनाएंगे जहाँ पर दो वर्ब को प्रयोग करना चाहते हैं तो पहली वर्ब के बाद आपको टू का यूज़ करना होता है कंजक्शन के रूप में, और टू के बाद हमेशा ही फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। डिसाइड का मतलब फैसला करना, निर्णय करना। द आर्टिस्ट डिसाइडेड, कलाकार ने फैसला किया, निर्णय किया। टू चेंज हिज एटीट्यूड, अपने एटीट्यूड को, अपने व्यवहार को बदलने का उसने फैसला किया। एंड द थिंकिंग, और उस सोच को,
टू गिव हिज हैंड, अपना हाथ देने की, द ओल्ड टाइम मैजिक, मतलब अपने हाथों को पुराना समय का जादू देने के लिए उसने अपने एटीट्यूड को, अपने व्यवहार को बदलने का उसने फैसला किया। द आर्टिस्टिक टच, उस आर्टिस्टिक टच के लिए। ही वुड अगेन रीगेन हिज ट्रेजर्स ऑफ लव, मतलब वो दोबारा से रीगेन मतलब पुनः प्राप्त करना, दोबारा से वो हासिल करेगा हिज ट्रेजर्स, अपने खजाने को, ऑफ लव, प्यार के, एंड सेटिस्फैक्शन, मतलब इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि वो दोबारा से अपने संतुष्टि और प्यार का जो खजाना है उसको वो हासिल करेगा। एज ही सेट लॉस्ट, और जब वो बैठा हुआ था लॉस्ट, खोया हुआ, इन दीज थाट्स, जब वो इन विचारों में खोया हुआ बैठा था, सम वन नॉक्ड एट हिज डोर, नॉक मतलब दस्तक देना, खटखटाना, किसी ने उसके दरवाजे को खटखटाया। द पुअर मैन हैड कम, जो गरीब आदमी था वो आ चुका था, टू सी, देखने के लिए, इफ़ हिज टॉयज़ वर रेडी, मतलब कि क्या उसके जो खिलौने हैं वो तैयार हो गए, इस चीज़ को देखने के लिए वो आ चुका था। द आर्टिस्ट ग्रीटेड हिम, ग्रीट का मतलब होता है अभिनंदन करना, किसी का अभिवादन करना, सलाम नमस्ते किसी को भी कहना, उसको ग्रीट कहा जाता है। सेकंड ग्रीटेड, जो कलाकार था उसने उसको अभिवादन किया। वेरी वार्मली, बहुत ही गर्मजोशी के साथ, वार्मली मतलब गर्मजोशी के साथ, एंड कॉल्ड हिम इन, और उसको अंदर बुलाया। ही रिस्पेक्टफुली एंड लविंगली गॉट द मैन सीटेड, और उसने मतलब सम्मानपूर्ण तरीके से और बड़े प्यार से उस आदमी को बैठाया। दिस चेंज इन द बिहेवियर, और ये जो बदलाव था इन द बिहेवियर ऑफ द आर्टिस्ट, कलाकार के व्यवहार में ये जो बदलाव था, सरप्राइज द मैन, उसने उस आदमी को अचंभित कर दिया। सरप्राइज मतलब हैरानी होना, अचंभित होना। और जाहिर सी बात है दोस्तों, जब वो पिछली बार ये गरीब आदमी उस कलाकार के पास गया था तो उसने बड़ी ही बेरुखी से उससे बात की थी, लेकिन इस बार जब उसने इस इतना अच्छा व्यवहार देखा तो जाहिर सी बात है वो अचंभित हो गया। चलिए आगे देखिए, आगे क्या होता है, कहानी ख़त्म ही होने वाली है। द आर्टिस्ट सैड, कलाकार ने कहा, डियर ब्रदर, प्यारे भाई, योर टॉयज़ प्रूव्ड इनवैल्यूएबल फॉर माई आर्ट, मतलब जो आपके खिलौने हैं वो साबित हुए, इनवैल्यूएबल मतलब कि अमूल्य। दोस्तों आप, मैं चाहूँगा इस वर्ड को नोट कर लीजिए, इनवैल्यूएबल मतलब अमूल्य, मतलब जो आपके खिलौने हैं वो मेरी कला के लिए अमूल्य साबित हुए। दे शोड मी द वे, उन्होंने मुझे रास्ता दिखाया। और दोस्तों दे मतलब वे या वे लोग, और दे का प्रयोग आप लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में कर सकते हैं, तो आप इस चीज़ को भी याद रखें, क्योंकि यहाँ पर दे का नॉर्मली आपने देखा होगा, दे का मतलब वे लोग होता है, ये मतलब कि लोगों के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन आप वस्तुओं के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं जब वो प्लूरल में होंगे। और शो मतलब दिखाना, सेगनोम शोड, तो क्या अर्थ हुआ, दे शोड मी द वे, तो उसने क्या कहा कि जो आपके खिलौने हैं वो मेरे लिए अमूल्य साबित हुए। दे शोड मी द वे, उन्होंने मुझे रास्ता दिखाया। आई हैड गॉन एस्ट्रे, और दोस्तों आप इसे नोट कर लीजिए, गॉन एस्ट्रे का मतलब होता है भटक जाना। आई हैड गॉन एस्ट्रे, मैं भटक चुका था। आई हैड फॉरगॉटन, मैं भूल चुका था। और दोस्तों फॉरगेट मतलब भूलना, थर्ड फॉर्म फॉरगॉटन, और यहाँ हैड के साथ थर्ड फॉर्म है तो ये पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। आई हैड फॉरगॉटन माई ड्यूटी, मैं अपने कर्तव्य को भूल चुका था। टूवर्ड्स माई आर्ट, तो उसने क्या कहा कि मैं अपने कला के प्रति अपने कर्तव्य को भूल चुका था। दीज टॉयज़ टॉट मी अ लेसन, इन खिलौनों ने मुझे एक सबक सिखाया। दोस्तों टीच मतलब सिखाना, सेकंड हम टॉट, दीज टॉयज़ टॉट मी अ लेसन, इन खिलौनों ने मुझे एक सबक सिखाया। एंड ओपन माई आइज़, और मेरी आंखों को खोला। इन स्पाइट ऑफ सेवरल अटैम्प्ट, दोस्तों आप इसे नोट कर लीजिए, इन स्पाइट ऑफ मतलब के बावजूद, और अटैम्प्ट्स का मतलब प्रयास। इन स्पाइट ऑफ सेवरल अटैम्प्ट्स, कई प्रयासों के बावजूद, आई कुड नॉट मेक द टॉयज़, मैं द ओल्ड वंस मतलब मैं कई प्रयासों के बावजूद मैं पुराने खिलौनों की तरह खिलौने नहीं बना पाया। आई कुड नॉट मेक द टॉयज़ लाइक द ओल्ड वंस, मतलब मैं खिलौने नहीं बना पाया पुराने वालों की तरह। बट लेकिन, डोंट वरी नाउ, लेकिन अब आप चिंता मत करो। आई विल गेट टू वर्क, अब मैं काम पर लगूंगा। एंड रिक्रिएट दीज दोज एज नाउ, और मैं इनको दोबारा से रिक्रिएट करना, दोबारा बनाना, दोबारा से बनाऊंगा। एज नाउ, अब। आई नो, मैं जानता हूँ। वॉट हैज़ गॉन रॉन्ग विद मी, मतलब मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है, क्या मेरे साथ गलत हुआ है वो मैं जानता हूँ। कम टुमारो, कल आना। एंड हैव योर टॉयज़, और अपने खिलौने ले जाना। द आर्टिस्ट अपोलोजाइज्ड फॉर द डिले, अपोलोजाइज का मतलब माफ़ी मांगना, सेकंड फ्रॉम अपोलोजाइज, जो कलाकार था उसने इस डिले के लिए, देरी के लिए माफ़ी मांगी। द पोलाइटनेस ऑफ द आर्टिस्ट प्लीज़ द पुअर मैन वेरी मच, प्लीज़ मतलब खुश कर देना, ये जो पोलाइटनेस थी, विनम्रता थी कलाकार की। प्लीज़ द पुअर मैन वेरी मच, उसने गरीब आदमी को बहुत ज़्यादा खुश कर दिया। द मैन ब्लेस द आर्टिस्ट, ब्लेस मतलब किसी को दुआ देना, आशीर्वाद देना, आदमी ने कलाकार को दुआ दी, आशीर्वाद दिया। एंड हिज हार्ट प्रेड टू गॉड, और उसके दिल ने ईश्वर से प्रार्थना की फॉर द सक्सेस, सफलता के लिए, एंड द हैप्पी लाइफ, और एक सुखद जीवन के लिए, टू द आर्टिस्ट, आर्टिस्ट के लिए। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि आदमी ने उस कलाकार को दुआ दी, आशीर्वाद दिया, और उसके दिल ने ईश्वर से उसकी सफलता और उसके सुखी जीवन के लिए मतलब कि
कलाकार के सुखी जीवन के लिए उसने ईश्वर से प्रार्थना की। आफ्टर हिज डिपार्चर, उसके चले जाने के बाद, द आर्टिस्ट गॉट बिजी, जो आर्टिस्ट था वो व्यस्त हो गया, काम पर लग गया, इन क्रिएटिंग द टॉयज़, खिलौनों को बनाने में। दिस टाइम, इस बार, ही वॉज सर्टेन, वो निश्चिंत था, दैट हिज हैंड्स वुड वर्क मैजिक, जो उसके हाथ हैं वो जादू करेंगे। तो दोस्तों ये आज की एक कहानी थी और मैं उम्मीद करता हूँ कि यदि कहानी को आपने ध्यान से सुना होगा, इस कहानी ने आपके दिल को ज़रूर छुआ होगा, और ना सिर्फ दिल को छुआ होगा, इसने कहीं ना कहीं आपको कुछ सिखाया भी होगा। तो दोस्तों जैसा हमने यहाँ पर सीखा कि जो कलाकार था, जो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव और भावनात्मक था, जो कि जिसके हाथों में एक तरह से जादू था, जो भी वो चीज़ें बनाता था वो बहुत ज़्यादा अच्छी बनती थी, लेकिन जब उस घमंड उसके दिमाग में चढ़ गया और वो एक तरह से अहंकारी हो गया, या कह सकते हैं जब उसको अभिमान हो गया, तो उसके जो हाथों उसका जो जादू था वो भी उससे चला गया, और अंत में उसको एहसास हुआ कि हर चीज़ पैसों के लिए नहीं होती है, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी कोई वैल्यू नहीं, मतलब पैसों में उनकी गिनती नहीं की जा सकती है। उसी तरह से उस व्यक्ति की कला थी जो जिनकी मतलब पैसों के, या कह सकते हैं पैसे कमाने के कारण ही वो उस कला को भूल गया था। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये जो कहानी है वो भी हमें यही शिक्षा देती है कि व्यक्ति चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, चाहे आप अगर मान लीजिए आज आप गरीब हैं और आज के आपके कुछ दोस्त हैं और आप कभी अमीर हो जाते हैं, या फिर आपको एक अच्छी जॉब मिल जाती है, या फिर एक बड़े स्थान पर पहुंच जाते हैं, तो उसके बावजूद भी आपको जो आपका व्यवहार है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं लाना चाहिए। आप जितना हो सके आपको दूसरे लोगों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनका सम्मान करनी चाहिए, और उनके साथ बहुत ही सम्मानजनक तरीके से व्यवहार करना चाहिए, बड़े ही पोलाइट तरीके से। क्योंकि दोस्तों यदि हमारे में अभिमान होगा, अहंकार होगा, तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए ही नुकसानदायक होगा। जैसा हमने कई तरह के एग्जाम्पल्स देखे हैं कि यदि किसी व्यक्ति में अभिमान होता है, अहंकार होता है, तो वो उसका लंबे समय तक नहीं टिक पाता है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं इस कहानी से हम सबको ही ये सीख लेनी चाहिए, या मैं कह सकता हूँ हमें ये सीख मिलती है कि अभिमान किसी भी व्यक्ति के लिए अच्छा नहीं है, और हमारे अंदर कुछ इस तरह के गुण होने चाहिए जो दूसरों को पसंद आए, दूसरों के प्रति हमारी अच्छी सोच होनी चाहिए, उनके प्रति हमें सम्मान दिखाना चाहिए, और साथ में हमें सभी के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी। यदि कहानी सुनाने में मुझसे कोई भूल हुई हो तो हाथ जोड़ के माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि कहानी बड़ी लंबी थी। तो ये बिल्कुल स्वाभाविक बात है दोस्तों कि इतनी लंबी कहानी में शायद मुझसे कुछ कहीं ना कहीं पढ़ने में भूल हुई हो, तो हाथ जोड़ के उस चीज़ के लिए माफ़ी। और उसके अलावा दोस्तों यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास भी अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और दोस्तों आज आपसे एक और रिक्वेस्ट है, कहानी के बारे में 2 लाइन आप अपनी तरफ से ज़रूर बताएं, आज की कहानी आपको कैसी लगी। और मैं कहने का मतलब यह है, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको इंग्लिश का तरीका कैसा लगा, इंग्लिश जो मैंने सिखाई वो नहीं, बल्कि कहानी आपको कैसी लगी वो आप ज़रूर बताएं। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।